हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रीमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम 5 सवाल फ्रॉम द एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स सॉल्व करेंगे। अगर आपने इन करंट अफेयर्स को पढ़ा है, जो टॉपिक से सवाल बनाए गए हैं उनको देखा है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है जस्ट टू गैदर एन आइडिया कि आप जो आर्टिकल्स पढ़ते हैं क्या आप उन्हें अप्लाई कर पा रहे हैं और सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर आपने इन करंट अफेयर्स को नहीं पढ़ा तो एक तरह से इस वीडियो में ये टॉपिक्स आपके टच होंगे, अच्छे तरह से आप इन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। So that is the whole idea of today's video, and once you are done with this अपना स्कोर आउट ऑफ 5 ज़रूर कमेंट्स में लिख दें। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं तो हमारा लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट बाय दिस मंथ एंड। और अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं सो नाउ इज़ द राइट टाइम। हर दिन लाइव क्लासेस होंगी कवर्ड बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। जो आपको टीचर्स यूट्यूब पे दिखते हैं वही क्लासेस लेंगे, डिफरेंट फैकल्टी नहीं है, सो दैट यू नो कि क्या क्वालिटी हम ऑफर कर रहे हैं। तो द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट सून। सो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप प्रीलिम्स स्पेसिफिक एक टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस ग्रुप में ना प्रीलिम्स रिलेटेड हम सवाल सॉल्व करते हैं हर रोज़, और जो प्रीमिक्स के वीडियोस के PDF है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। सो दिस इज़ रिलेटेड टू यू कैन से प्रीलिम्स 2024, राइट। अगर आप वीडियो नहीं देख पाए कभी किसी दिन तो आप इस चैनल पर जाइए, PDF में से ही आप फटाफट से 5 सवालों को सॉल्व कर लीजिए एंड देन यू कैन मूव ऑन। तो ये एक तरह से आपको कंसिस्टेंट भी बनाएगा ये जो हमारा चैनल है विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स प्रिपरेशन, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज रिगार्डिंग समथिंग नोन एज ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर। अब आपको नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज़ अ डेटाबेस ऑफ कोल माइंस, ठीक है। कोल माइन से रिलेटेड मतलब कोल से रिलेटेड, कोल माइन से रिलेटेड कुछ है। तो हमें क्वेश्चन में ही पता चल गया कि डेटाबेस है। और ना कोल माइंस का कितना ऑपरेशनल टाइम है, कितने टाइम के लिए वो फंक्शन करेंगी, उसका एक डेटाबेस है। अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करता है, वो क्वेश्चन है। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, या इन तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई डिफरेंट ही है जो ऑप्शंस में ही नहीं है। तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। अब रिसेंटली ना ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के ऊपर आर्टिकल आया था, जब उन्होंने एक तरह से ना जो उनका ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर है उसका ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर का एक एस्पेक्ट जो इंडिया से रिलेटेड है ना, उन्होंने उसमें एक चीज़ कवर करी थी कि इंडिया में जो कोल माइन वर्कर्स हैं वो उनमें काफ़ी ले ऑफ्स देखे जाएंगे। सो दिस वाज द आर्टिकल, डाउन टू अर्थ से आई थिंक आई हैव टेकन दिस। तो वहाँ पर इतना सा पार्ट था। खैर वो चीज़ बहुत ही स्पेसिफिक हो जाती है अगर आप मेंस में कहीं कोट करना चाहें तो, लेकिन प्री के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर क्या है, ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर क्या है, वो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर इज़ अ NGO विच सपोर्ट्स द ग्लोबल मूवमेंट फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, कि आप क्लीन एनर्जी पे जल्द से जल्द ट्रांजिशन कर जाइए। सो ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर का ब्रॉडर पर्पस ये है, एक NGO है ग्लोबल लेवल पर। उसके बाद उसी का है ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर। अब ये ना जैसे मैंने आपको बताया कि कोल माइंस का ऑपरेशनल टाइम का डेटाबेस है। अब ये ना आपको बताता है कि कितना ऑपरेशनल टाइम उनका रहता है, कितना हो गया है, किस स्टेज पर है वो, मतलब उनकी लीसेस कितनी पड़ी हैं, परमिट्स कितने हैं, कोल माइन में रिजर्व्स कितने हैं कोल के, ठीक है। तो ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर ना एक तरह से लाइफ ऑफ अ माइन, ठीक है, कि कितनी इस माइन की, इस पर्टिकुलर कोल माइन की कितनी लाइफ रिमेनिंग है, ये कब तक कितना कोल निकालेगा और कब तक ये निकालेगा, उसके ऊपर बेस्ड है हमारा ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर। सो एक तरह से वो भी हमें बताता है ना कि अब हम किस स्टेज पर हैं
कितना हम कोल यूज़ करने वाले हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ करने वाले हैं, और कितनी जल्द हम ट्रांजिशन कर सकते हैं टू क्लीन एनर्जी। तो उसमें ये जो कोल माइन ट्रैकर है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपके पास लीजेस या परमिट्स की परमिशन नहीं होती तो इट कलेक्ट्स डेटा ऑन रिजर्व्स टू प्रोडक्शन रेशियोज़, कि कितना रिजर्व होता है तो कितनी प्रोडक्शन होती है, उसके ऊपर उस पर भी अपना डेटाबेस करके आपको बता देता है कि कितना एक कोल माइन का ऑपरेशनल टाइम बचा है। सो दैट इज़ द पर्पस। तो ये जो लाइन है ना कि ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर क्या करता है, कोल माइंस का ऑपरेशनल टाइम जो रिमेनिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, या लाइफ ऑफ अ माइन आपको बताता है, और ये ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के अंडर आता है। दोनों का ही ब्रॉडर पर्पस है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करना है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस में ना एक आर्टिकल आया था कि अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी, आउट ऑफ 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज ह्यूमंस हैव ब्रीच्ड 6, के 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं, उनमें से ह्यूमंस ने 6 को ब्रीच कर लिया है। अब आपको बताना है कौन सी 6 है जिनको ब्रीच किया गया है। रादर आउट ऑफ द गिवन 4 बिलो विच कम अंडर द 6 ब्रीच्ड प्लानिटरी बाउंड्रीज, मतलब टोटल 9 थी और 6 ब्रीच हो गई हैं, तो उन 6 में आउट ऑफ दीज 4 कौन सी आती है, या सभी आती हैं, ये क्वेश्चन है। ओशन एसिडिफिकेशन, बायोजियोकेमिकल फ्लोस, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा, आपको प्लानिटरी बाउंड्री नाम सुनकर ही ये समझ में आ रहा है ना, प्लानिटरी बाउंड्री क्या है, एक तरह से ना एक लिमिट है। अगर हमने उसको ब्रीच कर लिया, उस बाउंड्री के हम उस पार चले गए, तो ह्यूमंस का जो सर्वाइवल है ना वो मुश्किल हो जाएगा। मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट है। अब ये जो प्लानिटरी बाउंड्रीज है ना 6 हैं। ओशन एसिडिफिकेशन की एक बाउंड्री होगी कि अगर इससे ज़्यादा ओशन एसिडिफिकेशन हो गई तो लाइफ नहीं सर्वाइव कर पाएगी या ह्यूमंस के लिए मुश्किल हो जाएगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स या फ्लोस की एक बाउंड्री है। ऐसे ना 9 बाउंड्रीज है और 9 में से 4 यहाँ पे दी हुई हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सी ब्रीच हो गई है। ठीक है, तो इस पर आप थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो कि आपको कौन सा लग रहा है कौन सी ब्रीच हो गई होंगी, राइट। तो इसका आप आंसर मार्क कर सकते हैं। इसका जो आंसर है ना दैट इज 2 and 3। बायोजियोकेमिकल फ्लोज और बायोस्फीयर इंटीग्रिटी हैज बीन ब्रीच्ड। ओशन एसिडिफिकेशन भी ना हम ब्रीच करने वाले हैं, मतलब डेंजर जोन में है लेकिन अभी तक ब्रीच नहीं हुई। और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन आपको पता है कि ओजोन तो रिकवरी की तरफ है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, तो वो ब्रीच होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये आप ना इसको एक्सक्लूड ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया तो ये 2 ऑप्शंस ही आपके पास बचती हैं, बाकी 2 तो एलिमिनेट हो जाती है। बट हाँ, ओशन एसिडिफिकेशन में भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ओशन एसिडिफिकेशन में डेंजरस मार्क पे है, अदरवाइज वी हैवंट ब्रीच्ड इट एज येट, तो वो भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। अब प्लैनेट बाउंड्रीज क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो ना गार्ड रेल्स को आइडेंटिफाई करता है फॉर ह्यूमैनिटीज इम्पैक्ट्स ऑन अर्थ, ठीक है। और ये ना 2009 में फ्रेमवर्क डेवलप किया गया था, 2009 में किया गया था और उसमें 9 ही प्लानिटरी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और जितनी भी प्रोसेसेस हैं जो क्रिटिकल हैं अर्थ को मेंटेन करने के लिए अपनी स्टेट में, ठीक है, कि वो फंक्शनल रहे, वो सारी 9 की 9 चीज़ें इस फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड हैं। अब 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज थी और 6 ब्रीच हो गई हैं। 6 कौन सी ब्रीच हुई है, क्लाइमेट चेंज, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, फ्रेश वाटर चेंज, लैंड सिस्टम चेंज, बायोकेमिकल फ्लोज एंड नोवल एंटिटीज, ठीक है। और लाइक आई सेड के यहाँ पर है ना ओशन डिप्लीशन वो भी कंस्ट्रेंट्स में है, ओशन एसिडिफिकेशन इज क्लोज टू बीइंग ब्रीच्ड, है ना, तो ये ब्रीच होने की कगार पर है लेकिन अभी ब्रीच नहीं हुई, तो ये हमारे पास ना 9 है, ठीक है। तो यू कैन एक्चुअली लुक एट द 9 के ये 9 है और इसमें से 6 ब्रीच हो चुकी हैं और बाकी जो हमारे पास 3 है वो अभी ब्रीच नहीं हुई है, ठीक है। सो वी हैव एरोसोल लोडिंग, ओजोन डिप्लीशन एंड ओशन एसिडिफिकेशन दैट हैवंट बीन ब्रीच्ड। तो आप ये 3 को याद कर लीजिए, बाकी 6 आप ऑटोमेटिकली मार्क कर सकते हैं, तो आइदर वेज, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, GFCS इसे कहा जाता है। इसके बारे में भी आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। इट इज़ फॉर द प्रोडक्शन एंड बेटर यूसेज ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। It was made during the World Climate Conference held recently. It is led by National Meteorological and Hydrological Services in their respective nations. तो अब इसमें एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 2, 3 या सभी गलत हैं, राइट। ये आपका ऑप्शंस हैं।
अब ना जैसे आपको ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट या ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट में ना ये होता है कि अगर तीनों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, आपको ये नहीं पता कौन सी, आपने तुक्का मार दिया, आपने सोचा ये करेक्ट है और करेक्ट ये थी, बाकी दोनों गलत थी, तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। बट देन अगेन इट इज़ बेस्ड ऑन गेस वर्क, और मतलब एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपका पूरा साइल इज राइडिंग ऑन द फैक्ट कि आप कट ऑफ के उस साइड हो या इस साइड हो। बट हाँ, ये एक आप ऐसी अगर बहुत ही आपको कन्फ्यूजन है और आपको मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है और आपको लगता है कि आप मार्क कर सकते हो गेटिंग अ गेस, अ लॉजिकल गेस, देन यू कैन गो फॉर दोज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो। बट हाँ, इसका जो आंसर है वो आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, बिकॉज अगेन ये भी आर्टिकल आया था, तो इस वजह से वी हैव मेड दिस क्वेश्चन। एनीवेज जो इसका आंसर है दैट इज़ ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, क्योंकि जो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट है ना वो करेक्ट है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि रिसेंटली नहीं बना है, ये थोड़ा पहले GFCS का निर्माण किया गया था। किया इसका निर्माण वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में ही था, लेकिन जिनीवा में 2009 में जो हुई थी उसमें किया था, तो रिसेंटली नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, 1 और 3 आर करेक्ट, तो आपका जो आंसर है वो बी हो जाता है। अब ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इंडिया भी ना इसी लाइन पे, ग्लोबल फ्रेमवर्क की लाइन पे एक नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज बना रहा है, जो कि IMD हेड करेगा। अब ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये हेल्प करेगा आपको क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उसके लिए ये फ्रेमवर्क हेल्प करेगा। सो दिस इज़ अ फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज एट द नेशनल लेवल, स्पेयर हेडेड बाय IMDB, बेस्ड ऑन द ग्लोबल फ्रेमवर्क। ठीक है, सो जो हमारा ग्लोबल फ्रेमवर्क है उसी पे, उसके ऊपर ये बेस्ड है। अब ग्लोबल फ्रेमवर्क इज एट ग्लोबल लेवल, ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स है, सो दे आर जस्ट कोलैबोरेटिंग फॉर बेटर यूसेज ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, कि आप क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पहले तो अच्छे से क्यूरेट कर पाओ, ठीक है, फिर उसके बाद उसको यूज़ कर पाओ, तो उसके लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया गया है। और ये ना थर्ड वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो जिनीवा 2009 में हुई थी, उसमें इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और एक बार ये फ्रेमवर्क बन गया तो रिसर्चर्स, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स, दे कैन कम and they can use this climate related information to make broader long term policies, है ना, तो वो पर्पस है। और अगर हम इसकी बात करें, सो इट इज़ लेड बाय नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस इंडिया में IMD है, और IMD ने ये नेशनल फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। और अगर हम IMD की बात करें ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IMD को ना दिसंबर 2023 में ना 150 साल हो जाएंगे, ठीक है, और ये हाई क्वालिटी वेदर सर्विसेज प्रोवाइड करता आया है हमें फ्रॉम द लास्ट 150 ईयर्स। तो IMD बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम नेक्स्ट ईयर, राइट। ठीक है, तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोला फॉरेस्ट इज स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। अब शोला तो सबने सुना ही हुआ है ना, तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर तो आई थिंक आप सब मार्क कर लेंगे। तो द करेक्ट आंसर इज 2, 3 and 4, दैट इज तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, नीलगिरीज, है ना, इन 3 स्टेट्स में ये स्प्रेड है। अब शोला फॉरेस्ट होते क्या है, देखो शोला फॉरेस्ट ना हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वाली जो रीजन्स हैं, फॉरेस्ट वाली रीजन है, उसमें ये हाइट पे होते हैं, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड, तो इसलिए ना इनको ऐसे भी कह दिया जाता है दैट दे आर टेम्परेट फॉरेस्ट इन एन एवरग्रीन इकोसिस्टम बट एट अ हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ना फॉरेस्ट है, ये पेड़ है, लेकिन वो स्टंटेड है, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं स्टंटेड मॉन्टेन फॉरेस्ट या मॉन्टेन स्टंटेड फॉरेस्ट, मतलब ये पहाड़ों पर है और ये स्टंटेड है इन द एवरग्रीन इकोसिस्टम। ठीक है, एंड दे आर अलॉन्ग विद द रोलिंग ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये ग्रासलैंड्स है ना, रोलिंग है, ये दिस इज अ रोलिंग ग्रासलैंड, है ना, और बीच में वैली में ना कहीं ये फॉरेस्ट है। ठीक है, तो इनको ऐसे ही माना जाता है कि सो दे आर फाउंड एट साइट्स वेयर द एडजेसेंट स्लोप कन्वर्जेस, ऐसे कन्वर्ज कर रहे हैं, और बीच में आपके पास ये फॉरेस्ट है और ये रोलिंग ग्रासलैंड्स है। ठीक है, ये रोलिंग ग्रासलैंड्स है, तो रोलिंग ग्रासलैंड्स विथ ट्रॉपिकल स्टंटेड मॉन्टेन फॉरेस्ट, मॉन्टेन का मतलब हाइट पे, स्टंटेड मतलब ट्रॉपिकल पेड़ों से थोड़े छोटे हाइट में। ठीक है, और ये आपको मिलते हैं नीलगिरीज में ही है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलते हैं, एंड दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड्स एंड दीज फॉरेस्ट, बट दे आर ऑल एट अ हाइट, हाई ऑल्टीट्यूड में है ये।
ठीक है। सो दैट इज़ देयर, और इनका ना जो मेन रोल होता है, ये वाटर को कंजर्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, राइट। तो ये इन तीन स्टेट्स में आपको प्रीडोमिनेटली मिलते हैं। लास्ट इज अ PYQ, कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक मेट्रिक है, और आउट ऑफ दीज 4 चॉइसेस आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा, आप उसे मार्क कर सकते हैं। यू कैन टेक अ पॉज एंड मार्क द आंसर। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो UNEP का ये एक इनिशिएटिव है कि जो बिल्डिंग्स है ना, उनका कितना मतलब उनका कितना इमिशंस है या उनका कितना कार्बन फुटप्रिंट है, आप उसको ना एक प्रॉपर मेट्रिक के थ्रू असेस करो, ठीक है, मेजर करो, और फिर उसको दुनिया भर में हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एक कॉमन मेट्रिक है, एक कॉमन मेट्रिक है, उसके ऊपर हम असेस कर रहे हैं। अब उसके ऊपर जब हम असेस करें, वी कैन कंपेयर थ्रू आउट द वर्ल्ड बिकॉज इट्स अ कॉमन मेट्रिक, है ना। देन वी विल नो विद रिस्पेक्ट टू अ कॉमन मेट्रिक कि हर एक बिल्डिंग का कितना कार्बन फुटप्रिंट है और कितना हम कम कर सकते हैं, यू नो, ऑल ऑफ दैट। सो वी कैन मेजर इट, और यू कैन से इन अ कंपैरेटिव वे। तो UNEP ने एक तरह से इसको स्पेयरहेड किया था, इसको सपोर्ट किया था, एंड दिस कॉमन कार्बन मेट्रिक वाज डेवलप्ड, एंड दिस इज अ PYQ. So with this premix we are also trying to cover PYQs. देन लास्टली हमारा जो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ है वो भी लाइव है। देखिए, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं, और आई कांट रियली स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप टेस्ट कहीं पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी ले सकते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ ना एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर करिएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, लेकिन कभी कभी टॉपिक्स सिमिलर होते हैं, तो हमने जो टेस्ट सीरीज़ में टॉपिक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसका जो टॉपिक है वो हमने अच्छे से पढ़ लिया, तो कभी कभी उसी से क्वेश्चन आ जाता है, राइट। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस मुश्किल होते हैं। और बाकी टेस्ट सीरीज़ के फ़ायदे ये है कि आपको 2 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना आ जाता है, आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, अपनी नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है, एलिमिनेशन कैसे करनी है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू कैन नो फ्रॉम अ टेस्ट सीरीज। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स में ये है कि मोस्टली ये क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं हमारे कंटेंट में, तो वो एक अच्छा यू कैन से कि अच्छा टेस्ट नहीं है कि आपके जो मार्क्स आते हैं दे आर नॉट अ गुड जस्टिफिकेशन के वो आपके, जैसे अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया, तो अगर आपके उसमें 100 आ गए और आपने कोई सी टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट उठाया तो उसमें आपके 60 ही रह गए, तो वो 60 मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा सही इंडिकेटर है देन 100 इन अ प्रीवियस ईयर पेपर, बिकॉज दोज क्वेश्चन यू हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, और हमारा जो कंटेंट है हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही बेस करते हैं, तो वो सॉल्व ईजिली हो जाते हैं। बट हाँ, प्रीवियस ईयर करना भी ज़रूरी है, लेकिन टेस्ट की अपनी इम्पोर्टेंस है, ये मेरे कहने का भाव था। एंड आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई डाउट है, किसी भी तरह का सवाल है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए कि कैसा रहा। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड नाइट। थैंक यू।